अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने यहाँ से स्टार्ट करना था टाइप्स ऑफ जंप्स। तो आपके पास तीन टाइप्स के जंप्स हैं। नियर है फर्स्ट, सेकंड आपके पास टाइप शॉर्ट जंप है और तीसरा आपके पास फार जंप है। ठीक है, और ये तीन किस्म की टाइप्स हैं जंप्स की, और ये साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, ये एक दूसरे से साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो है ना वो डिफर होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। नियर जंप आपके पास क्या है कि जब रिलेटिव एड्रेस आपके पास इंस्ट्रक्शन के साथ 16 बिट में स्टोर्ड होगा, ठीक है, तो फिर आप उसको नियर जंप कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव एड्रेस स्टोर्ड विद द इंस्ट्रक्शन इज इन 16 बिट्स, सो आपके पास इसको नियर जंप कहेंगे। और आपके पास आप नियर जंप को यूज करते हुए आप सेगमेंट के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, विद इन अ सेगमेंट आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जंप कर सकते हैं। शॉर्ट जंप की एग्जांपल है। शॉर्ट जंप आपके पास क्या होगा, इट इज ऑफसेट इफ द ऑफसेट इज स्टोर्ड इन अ सिंगल बाइट। अगर आपके पास जो ऑफसेट है वो एक सिंगल बाइट में स्टोर होगा, मीन 8 बिट की बात हो रही है, बाइट का मतलब 8 बिट है। अगर आपके पास ऑफसेट सिंगल बिट में स्टोर होगा सो फिर आपके पास क्या है, इसको आप शॉर्ट जंप कहते हैं। अब आगे इसमें दो बातें हैं। अनकंडीशनल जंप की टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं, मींस अनकंडीशनल जंप आपके पास शॉर्ट, नियर और फार तीनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन जो कंडीशनल जंप है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ओनली शॉर्ट होंगे। सिर्फ आपके पास शॉर्ट जंप है वो आपके पास कंडीशनल जंप हो सकते हैं, लेकिन अनकंडीशनल केस में ये तीनों हो सकते हैं। आगे शॉर्ट जंप है, इधर ए लिखना था। ठीक है, शॉर्ट जंप की केस में क्या है कि आप प्लस 127 बाइट से फॉरवर्ड मूव कर सकता है और माइनस 128 बाइट से बैकवर्ड मूव कर सकता है। ठीक है, शॉर्ट जंप, ये आपका ऑब्जेक्टिव वाइज इसमें ये बात यहाँ पे लिखी है कि ठीक है 127 फॉरवर्ड और माइनस 128 बैकवर्ड ये जो है मूव कर सकता है। अब फार जंप की बात आ रही है कि फार जंप आपके पास एक एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है, और इसके लिए आपको सेगमेंट और ऑफसेट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सेगमेंट और ऑफसेट दोनों की। अब फार जंप आपके पास कहाँ यूज़ होता है, जब आप एक कोड सेगमेंट से दूसरे कोड सेगमेंट पे जब आप मूव करते हैं फिर आपके पास फार जंप यूज़ होता है। ठीक है, वी मे नीड टू गो फ्रॉम वन कोड सेगमेंट टू अनदर। ठीक है, सो अब तो इसके लिए आप फार जंप यूज़ करते हैं। फार जंप के लिए क्या होगा, मस्ट बी यूज्ड एंड अ 2 बाइट सेगमेंट एंड अ 2 बाइट ऑफसेट आर गिवन टू इट। आपने ऑफसेट भी इसको देना है, प्रोवाइड करना है, और सेगमेंट भी आपने इसको प्रोवाइड करना है फार जंप को। ठीक है, ठीक है, ये सेगमेंट के साथ CS को लोड करेगा और ऑफसेट के साथ ये IP को लोड करेगा। ठीक है, फार जंप की बात हो रही है, सेगमेंट के साथ CS को लोड करता है और ऑफसेट के साथ IP को लोड करता है। फिर जो तीन इंस्ट्रक्शंस हैं JMP, कॉल और RET, ये आपके पास इनकी जो फॉर्म है वो क्या फार फॉर्म है, यही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, JMP, कॉल, RET हैज फार फॉर्म इंस्ट्रक्शंस। सो अब ये क्या फार कैपेबिलिटी हमें क्या करती है, ये इंट्रा सेगमेंट कंट्रोल हमें प्रोवाइड करती है। फार कैपेबिलिटी के थ्रू हम इंट्रा सेगमेंट कंट्रोल जो है ना वो हमें पॉसिबल होता है। और ये आपके पास तीनों जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके पास इनकी फार फॉर्म है। अब आगे सिंपल सा टॉपिक है सॉर्टिंग एग्जांपल। सॉर्टिंग में अब ये दो तरह की सॉर्टिंग हो सकती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, अब इसका आगे एक टाइप है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, अब आपको मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब आपके पास ये देखें, ये एग्जांपल कि आपके पास ये आपके पास नंबर्स हैं, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में आपने सॉर्ट करना है, 60, 55, 45, 58। तो अब आप इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे आप इसको सॉर्ट करेंगे, आप देखें, मैं इसका जो कंसेप्ट आपने इसको समझना है कि आपने दो नंबर्स को उठाना है। ये देखें, पहले आपने 60 और 55 को देखना है, इन दो नंबर को आप उठाएंगे, इनमें देखेंगे अगर आप असेंडिंग कर रहे हैं तो इनमें जो स्मॉलर है वो पहले आएगा और जो लार्जर है वो आपके पास बाद में आएगा। फिर आपने नेक्स्ट दो नंबर को लेना है, उनको आपने आपस में इस तरह कंपेयर करना है। ठीक है, और उसमें देखना है कि स्मॉलर कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है। स्मॉलर पहले आएगा असेंडिंग के केस में, फिर आपने उन दो के बाद फिर आपने नेक्स्ट दो पे दोबारा चले जाना है।
तो इसी तरह से आपने जब पूरा आपके पास जब तक सब पूरे अरेंज हो जाएंगे सब, तो वो फिर आपके पास लास्ट आपके पास असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपने विद रिस्पेक्ट टू अदर आपने उन दोनों को कंपेयर करना है, ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, और उस बेस पे जो स्मॉलर है असेंडिंग के ऑर्डर में आपने उनको स्वैप करना है। अब ये भी नीचे एग्जाम्पल है, मैं आपको इसके लिए एक और एग्जाम्पल पे आपको मैं लेके चलता हूँ। ये देखें, अब आपके पास ये आपके पास डाटा है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक हो गया, तो आपने 8 और 5 को लिया पहले। ठीक है, आपने फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया। ठीक है, आपने फर्स्ट एलिमेंट को लिया, एडजेसेंट एलिमेंट के साथ इसको आपने कंपेयर किया, जो स्मॉलर था वो आपके पास पहले आ गया, नेक्स्ट में 5 पहले आ गया, 5 और 8। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 8 और नेक्स्ट 2 को ले लिया, नेक्स्ट 2 नंबर्स को 8 और 2 को ले लिया आपने। ठीक है, फिर इसमें जो स्मॉलर था वो आपके पास पहले आ गया है। ठीक है, मींस हाँ, इसमें 8 और 2 को लिया आपने, तो जो 2 था वो आपके पास पहले आ गया। फिर आपने आगे 8 और 6 को देखना है। ये देखिए, ये आपके पास ये जो एरो है, 8 और 6 को आप देख रहे हैं, जो 6 स्मॉलर था वो आपके पास पहले आ गया। ठीक हो गया, अब ये देखें यहाँ से अरेंज हो गया आपके पास। अब ये देखें यहाँ पे क्या होगा कि जो देखें 8 है, अब आप 8 आपके पास 12 से लेस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास स्वैपिंग नहीं होगी। ये आपके पास आपने ये पूरा मैंने आपको ये बबल सॉर्ट एग्जांपल की, इसकी आपको पूरा मैंने आपको कंसेप्ट और एग्जांपल बता दिया यहाँ पे। अब चलते हैं बाकी नोट्स पे। अब इसी तरह आपके पास ये देखें, वही एग्जांपल यहाँ पे 60 और 55 की ये आपके पास गिवन है। 55 आपके पास पहले आ गया, आपने 2 नंबर्स को देखा। ठीक है, 2 नंबर्स के बाद आपने नेक्स्ट दोबारा यानी इनको देखा, तो 55 स्मॉल था पहले आ गया। फिर 60 और 45 को देखा, 45 स्मॉल था वो पहले आ गया फिर। ठीक है, फिर आप इस तरह आपके पास जो 45 था वो आपके पास स्मॉलर था, इन 2 को देखा, वो आपके पास पहले आपके पास आ गया 55। फिर आपने 55 और 58 को देखा। ठीक है, तो फिर यहाँ से फिर आपके पास जो स्मॉलर था 55 आपके पास पहले आ गया, 55 बाद में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास लास्ट में आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में ये आपके पास डाटा इस तरह अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपके पास ये स्वैपिंग यहाँ पे ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है, इसको आप देख सकते हैं। और नो मोर पासेस सिंस स्वैप फ्लैग इज ऑफ। अब आप आगे आ जाएं। ठीक है, इसमें यह बात लिखी है कि स्वैप फ्लैग आपके पास रजिस्टर में भी स्टोर हो सकते हैं, लेकिन हमने एग्जांपल के तौर पर हमने इसको मेमोरी में स्टोर किया है, लेकिन ये रजिस्टर में भी स्टोर हो सकते हैं। मेमोरी टू मेमोरी कंपैरिजन आपके पास अलाउ नहीं है, और JBE आपके पास इक्वल एलिमेंट के केस में स्वैप नहीं करेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाइज आप बातें देख लें कि इक्वल एलिमेंट के केस में आपके पास JBE स्वैप नहीं करेगा। आप DX और AX रजिस्टर को यूज़ करते हुए आप स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह स्वैपिंग करते हैं कि वैल्यूज़ आपके पास क्रॉस होती हैं। ठीक है, और वही बात यहाँ पे लिखी है कि आप एक एलिमेंट को पिक करते हैं और उसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, फिर उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, उन दोनों को आपस में सेट करते हैं, और फिर आप नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को लेते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो इसी तरह आप आगे पूरा आपके पास प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे देखें, साइन नंबर के केस में JLE आपके पास यूज होता है असेंडिंग के लिए, और JGE आपके पास यूज होता है डिसेंडिंग के लिए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सेपरेट। फिर आगे इस पूरे पैराग्राफ में यही बात हो रही है कि असेंडिंग सॉर्ट की केस में JBE आप क्या करेगा, नेगेटिव नंबर्स को एंड पे लेके जाएगा। ठीक है, अनसाइंड इंटरप्रिटेशन के केस में। ठीक हो गया, और JLE आपको जो है ना नेगेटिव नंबर्स को स्टार्ट पे लेके आएगा साइंड इंटरप्रिटेशन के केस में। ठीक हो गया, ये आपके पास इस पूरे पैराग्राफ का जो कंसेप्ट है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं। फिर JBE में सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड कंसिडर होता है। ठीक है, अब ये बाकी आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया है। अब आप लास्ट पे आ जाएं कि इफ़ द रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन वाज ऑफ साइंड नंबर, द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय JLE इज करेक्ट, and if the required interpretation was of unsigned numbers, the result produced by JBE is correct. So आपके पास मेनली डिपेंड किस पे कर रहा है, साइंड इंटरप्रिटेशन पे और अनसाइंड इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड कर रहा है आपका रिजल्ट।
ठीक है, जो रिजल्ट है वो साइंड इंटरप्रिटेशन और अनसाइंड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया, ये बात यहाँ पे लिखी है। फिर जो बात यहाँ पे लिखी है कि असेंबली लैंग्वेज में जो हमने जंप यूज़ किए हैं, शॉर्ट, नियर, फार, ये जो प्रॉपर जंप का यूज़ करना है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, टू कन्वे द इंटेंशन टू यूज़ द डेटा एज साइंड और एज अनसाइंड। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि जो प्रोग्रामर ने डिसाइड करना है कि वो कौन सा जंप वो यूज़ करेगा, फार यूज़ करेगा, नियर यूज़ करेगा या शॉर्ट यूज़ करेगा। सो ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है आपने या कोई भी, तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पे आपसे मुलाकात होगी और हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।